Hello everyone. Today we have to start a new topic that is refraction of light. अभी तक अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर लाइट के चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी. आज अपन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बात करेंगे. तो ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज़ अ रिफ्रैक्शन क्या होता है? बैंडिंग ऑफ अ लाइट या बैंडिंग ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज़ अगर मीडियम को चेंज करती है और वो बैंड हो जाती है तो वो किस में आता है? रिफ्रैक्शन के अंदर आता है. ठीक है, मतलब लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना जिसका काम है वो आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है. से चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जैसे मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम मेरा और एक मीडियम मेरा. मतलब मैंने माना ये ऊपर हमारे पास एयर है और नीचे हमारे पास क्या है? वाटर है. अगर मैंने किसी लाइट को यहाँ भेजा और वो भेज करके वो इतनी टिल्ट हो गई, फिर यहाँ से निकली तो वो और ज़्यादा टिल्ट हो गई, तो बेटा ये जो लाइट आ रही थी ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये ऐसे हमारे पास क्या कहलाता है? इसका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहलाता है. समझ गए? से एक और मैंने एग्जांपल यहाँ देखा, ये रे ऑफ लाइट मेरी आई, किसी पॉइंट ए से टकराई. ये बाहर का जो मीडियम है वो एयर है. ये ग्लास और ब्लॉक के अंदर से जब लाइट पास हुई तो समवॉट बैंड हो गई. दैन फिर वापस एयर में गई तो और ज़्यादा बैंड हो गई. तो इस वाले फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. अब हियर द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम और रिफ्रैक्ट वन, यहाँ पर जो डायरेक्शन है मतलब लाइट का और रिफ्रैक्ट जो कर रही है, व्हेन इट गोज़ फ्रॉम ग्लास टू एयर. जब ग्लास से मैं एयर में जा रहा हूँ तो मेरी लाइट क्या हो रही है? चेंज हो रही है. डायरेक्शन को क्या कर रही है? बदल रही है. तो ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हो. व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऐसे आगे वाले को अपन रेयर कहते हैं और अंदर वाले को अपन क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं. जब लाइट ट्रैवल करती है किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी. मतलब इंसिडेंट रे, ये जो आ रही है रे, इसको आप लोग क्या कहते हो? इंसिडेंट एंगल कहते हो. ये जो अंदर की तरफ बन रहा है इसको क्या कहोगे? रिफ्रैक्टेड एंगल कहोगे. तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों के दोनों हमारे पास अलग अलग होंगे. जहाँ पर इंसिडेंट हमारे पास रिफ्रैक्टेड से क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा. फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ए बैंड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्मल. ये हमेशा किससे बैंड होती है? नॉर्मल से. ये जो लाइन होती है ना बेटा, इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल. ये जो बैंड हो रही है ना, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होगी? बैंड होती हुई आपको क्या करेगी? दिखाई देगी. तो ऐसी चीज़ों को आप लोग क्या कहते हो? कि मीडियम का बदल जाना. ठीक है. जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से कहाँ पर? डेंसर में, और बैंड हो जाती है किसके थ्रू? नॉर्मल के थ्रू. यानी इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या है? ज़्यादा है. एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और जब रेयर से डेंसर से रेयर में आएगी तो भी ये एंगल जो यहाँ से बन रहा है ये हमेशा ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में. मतलब यहाँ से जो बनेगा उसका. ठीक है. ओके. नाउ वी हैव टू प्रोसीड. क्या क्या कारण हो जाते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो. अब क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो देखना, वही सेम डेफिनेशन है. जब वैन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये जो लाइन है ना डॉटेड वाली, ये आपकी क्या है? नॉर्मल रे. क्या है ये? आपकी नॉर्मल रे कहलाती है. ये डॉटेड वाली लाइन है. अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये मैंने पहले बता दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है. तो जो एंगल बनता है हमारे इंसिडेंट रे का एंड नॉर्मल से, ये नॉर्मल से, इसको आप लोग क्या कहते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसको आप लोग क्या कहते हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हो. ठीक है. जो भी रिफ्रैक्शन है लाइट का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होता. मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होकर के पास हो जाए और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए. ऐसी सिचुएशन आपकी कभी भी नहीं आएगी किसी भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में. ठीक है. जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम. ये दो मीडियम की बाउंड्री पर होता है. जब भी कभी होगा ये हमेशा दो मीडियम की बाउंड्री को इंडिकेट करके देगा. समझ गए? तो हमेशा आपके मीडियम के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको किसके बारे में बताएंगे? किसके बारे में बताएंगे? आपके रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे. ठीक है. चलो आगे यहाँ तक बहुत अच्छे से. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं अपन उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. कमेंट ज़रूर कर सकते हो. नाउ क्या कारण है हमारे पास रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन के हमारे पास कुछ डिफाइंड कारण होते हैं जिनके थ्रू अपन देखें वो कारण क्या क्या हैं, अपन उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट. देखो बेटा, हो सकता है कि बहुत तेज़ी से हमारे पास कोई लाइट आ रही हो, है ना, और बहुत अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से इंसर्ट कर रही हो, तो इससे हमारे पास
कारण तैयार होते हैं। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भेजी जाए, हो सकता है कि वो रिफ्रैक्शन ना हो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है, जानते हैं अपन। यहाँ पर एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है और वैक्यूम में अलग होती है। जैसे अपन खाली कमरे में चिल्लाते हैं और एक नॉर्मल रूम में बोलते हैं बाहर की तरफ, तो हमारी आवाज़ में थोड़ा सा डिफेक्ट आता है नहीं आता, तो वही चीज़ है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। इसकी वजह से हमारे पास, ठीक है, तो अलग अलग लाइट की स्पीड की वजह से ये अधिकतर डेंसर मीडियम में तो कम होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। एंड हायर इन द रेयरर मीडियम, मतलब जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको आप रेयरर मीडियम कहते हो, और जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको आप लोग डेंसर मीडियम कहते हो। व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है इट्स स्पीड रिड्यूसेस, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। एंड इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। एंड व्हेन इट एंटर इन द रेयरर मीडियम, जब रेयरर मीडियम में जाती है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड इट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझे बात को। जब लाइट एंटर करती है ना डेंसर मीडियम में, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये बैंड हो जाती है किसकी तरह, बिल्कुल नॉर्मल से चिपकी हुई लाइन आपको दिखाई देगी। से जैसे ये मीडियम है हमारे पास, यहाँ से जो ये नॉर्मल से जो लाइट आई, एंगल जो बनेगा ना वो बिल्कुल चिपका हुआ बनेगा। अब यही लाइट जब इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल बहुत सारा वाइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जाकर का स्पीड वापस से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ गए, इसीलिए कहते हैं ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा दो मीडिया में, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उतना ही ज़्यादा अमाउंट होगा किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, डन। व्हेन टू रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब दो रे ऑफ लाइट जाती है रेयर से डेंसर की तरफ, इट बैंड टूवर्ड नॉर्मल। एंड इफ डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दिख ही रहा है दोनों तरफ। इस वाले केस में ये दूर जा रही है और इस वाले केस में ये वाली रे पास में आ रही है नॉर्मल के, तो ऐसा आपको केस जानने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं इसके अंदर, वो अपन सब इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे। नाउ केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम, अब केस ऑफ लाइट देखेंगे जो कहाँ से जा रहा है हमारे पास, एयर से ग्लास में, एंड अगेन इनटू एयर, मतलब कोई चीज़ एयर से ग्लास में गई और दोबारा से वापस से किस में आई, एयर के अंदर आई। तो ध्यान से बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, मैंने जूम अप कर रखा है, तो ध्यान से इस चीज़ को मेज़र अप करने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। उन सब चीज़ों को फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा। ये वो वाला केस है जिसके अंदर एयर इनटू ग्लास में जा रहा है और फिर उसके बाद वापस से किसके अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे AO, हमारी जो इंसिडेंट रे है ये आ रही है कितना एंगल, नॉर्मल से बनाती हुई आई एंगल बनाती हुई आ रही है। इस नॉर्मल से जब वो एयर से ग्लास में आई तो उसका मीडियम चेंज हुआ, बट जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, इस रिफ्रैक्टेड लाइट को देखो ये बहुत कम हमारे पास एंगल बनाती हुई आएगी। फिर जब वो इस डेंसर मीडियम से वापस से रेयर मीडियम में आएगी तो ये एंगल बढ़ जाएगा। इस एंगल को जो बढ़ जाता है इसको आप लोग क्या करते हो, इमरजेंट रे कहा जाता है। अब आने में तो लाइट बिल्कुल यूँ सीधी स्ट्रेट आनी चाहिए थी नॉर्मल के साथ, तो ये कहलाता है डायरेक्शन किसका, ओरिजिनल रे का। बट इस रेक्टेंगुलर स्लैब की वजह से ये हमारे पास क्या हो गई है, बैंड हो गई है। इसको कहते हैं, जो ये गैप है, ये वाला गैप जो होता है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी की वजह से हमारे पास डायरेक्शन क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से दोबारा से इसको देख सको और अच्छे से ड्रॉप कर सको अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर। अब क्या है, कहानी इसकी बहुत ईजी है। एक रे ऑफ लाइट है AO, ये AO वाली लाइट दिख रही है ना, ये A और ये O। एक रे ऑफ लाइट AO ट्रैवलिंग इन एयर, ये एक एयर में ट्रैवल कर रही थी इन द इंसिडेंट स्लैब एट पॉइंट O, किसके ऊपर, इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में। जब वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, ये जो एंटर कर गई, घुस गई एंटर, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी किसके अलोंग, OB के अकॉर्डिंग। ये B है और ये O, इसके अकॉर्डिंग वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड बैंड हो जाएगी किसमें, ON में। O से लेकर के N तक की फॉर्मेट में क्या हो गई, N डैश।
कि फॉर्मेट में क्या हो गई, बैंड हो गई, इस ओ एन डैश के रेस्पेक्ट में वो क्या हो गई, बैंड हो गई। सेकंड जब चेंज होगा डायरेक्शन के अंदर वो कब होगा, जब रिफ्रैक्टेड रे जो होगी ओ बी, जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी ओ बी ट्रैवल करेगी किसी ग्लास के अंदर और इमर्ज कर जाएगी, मतलब निकल जाएगी कहाँ पर, एयर के अंदर। तो वहाँ पर वो एक रे बनाएगी जिसको इमर्जेंट रे कहोगे। वो आपकी रे कौन सी होगी, बी सी होगी, और वो पैरेलल होगी किसके, एक दूसरे के साथ। समझ गए बात को। अब यही चीज़ हमारी पिक्चराइजेशन में यहाँ पर क्लियर है, तो ध्यान से इसको देखो। एक रे ऑफ लाइट है एओ, ट्रैवल कर रही थी हमारी एयर में, इंसिडेंट ऑन द स्लैब ओ पॉइंट पर किया। जब वो एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर, इट गेट रिफ्रैक्टेड अलोंग ओ बी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और बैंड हो जाएगी ओ एन डैश में। ठीक है। सेकंड चेंज मुझे जो डायरेक्शन के अंदर दिखाई देगा वो ये कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे हमारी लाइट ओ बी से आ रही है, ट्रैवल करेगा ग्लास के अंदर, इमर्ज कर जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी इनटू द एयर एट पॉइंट बी। यहाँ पर जो भी इंसिडेंट रे एओ है वो इमर्ज कर गई बीसी के साथ और पैरेलल है किसके, एक दूसरे के साथ। अब जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मुझे यहाँ मिलेगी बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, ये रहा ओरिजिनल पाथ, ये डॉटेड वाला ओरिजिनल पाथ है आपका। तो जो ओरिजिनल पाथ से मिलेगा मतलब इंसिडेंट रे का और इमर्जेंट रे का जो कमिंग बाहर निकल रही है ग्लास लाइव, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। किसका, इमर्जेंट रे का, किसके साथ, लाइट के साथ। यहाँ तीन चीज़ों पर हमारा काम हो रहा है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर काम हो रहा है, एक थिकनेस ऑफ द स्लैब पर हो रहा है, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर काम हो रहा है। मतलब तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे पास क्या कर रही हैं, वैरी कर रही हैं। ठीक है, आगे अच्छे से। अब आएगा बेटा इफेक्ट किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है उसको ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक स्टिक का एग्जांपल लिया, अब ये गिव रीज़न के अंदर आ सकता है आपके, वाई स्टिक पार्शियली इमर्ज जब अपन करते हैं वो बैंड होती हुई क्यों दिखती है। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को देखना कैसे वेरी करता है। एक स्टिक पार्शियली इमर्ज करी अपन ने वाटर के अंदर, मतलब डाली आधी ऊपर रखी और आधी नीचे रखी। इमर्ज इन वाटर टू बी बैंड एट द वाटर सरफेस। क्यों होता है ऐसा, वाई, इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन, वाई द रे इज बैंडिंग, क्यों, सॉरी पेंसिल इज बैंडिंग इन द वाटर। तो इसके पीछे क्या है, जब भी कभी कोई स्ट्रेट स्टिक को अपन पार्शियली आधी इमर्ज करता हूँ वाटर में एंड हेल्ड ऑब्लिकली टू द सरफेस, वो क्या, और पकड़ता हूँ कैसे, ऑब्लिकली, मतलब टेढ़ी। इसको ऐसे पेंसिल को पकड़ना, जब वो यहाँ से कोई एंगल बनाता है तो इसको ऑब्लिक एंगल कहते हैं। ऑब्लिक मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ना बन करके वो कैसा एंगल बनता है, किसी टेढ़ा एंगल वाला कहलाता है। ठीक है। इट अपीयर टू बी बैंड एट द पॉइंट, ये पॉइंट से बैंड होगा जहाँ पर ये एंटर कर जाएगी किसमें, वाटर में। दिस इज़ ड्यू टू, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होगा जब अपन इसको पास कराएंगे फ्रॉम वाटर इनटू एयर, वाटर से किसके अंदर, एयर के अंदर। समझ गए। तो यहाँ पर वो हमारे पास, हम जब आँखों से इसको देखेंगे, आई के थ्रू जब अपन इसको मेज़र कर रहे हैं तो मुझे बैंड होती हुई दिखाई देगी। ये कारण है किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला एग्जांपल क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। जो भी ऑब्जेक्ट मुझे पानी के अंदर होता है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखता है। जैसे तुम नॉर्मल घर पे एग्जांपल करना चाहो तो कर सकते हो। क्या लोग, एक ग्लास लेना कांच का, उसके अंदर एक कॉइन अंदर की डालना। जब आप लोग उसको ऊपर से देखोगे तो आपको कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे का कारण सुनना। ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। वी प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द एम्प्टी बेसिन में रख दिया। लेट अस मूव अवर हेड, हमने हमारा हेड रखा अवे फ्रॉम द वाटर बेसिन स्लोली टिल द कॉइन डिसअपियर फ्रॉम अवर व्यू। अभी वो डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा एंड वी कैन नॉट सी इट, अब मुझे दिखाई नहीं देगा। नाउ विदाउट मूविंग अवर हैंड, बिना अपने हाथ को मूव किए हुए, वी पोर अ वाटर, अपन पानी उसके अंदर डालेंगे बेसिन में। वी फाइंड दैट ऑन एडिंग वाटर, जो भी हमारा कॉइन होगा वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा एंड वी आर एबल टू सी इट, और अपन अब उसको देख सकते हैं। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ गए। देखो ये रहा, हम पहले कॉइन को मैंने खाली बेसिन में डाला तो मुझे ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया तो ये मुझे वाटर की इमेज ऐसी दिखाई देने लगी, देखो उठा हुआ। जो पहले मेरा कॉइन यहाँ रखा हुआ था वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। कॉइन की विजिबिलिटी हमारी रे ऑफ लाइट बैंड ईयर, यहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। जो पहले पूरी नीचे की तरफ जा रही थी वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी वाटर की वजह से। समझ गए। व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो भी वर्चुअल इमेज है कॉइन की वो फॉर्म होगी नियरर टू द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के पास। एंड सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉइन विच वी सी इज नियरर टू द वाटर, जो मैंने पानी की सरफेस के बहुत ज़्यादा पास में देखा है, सो द कॉइन अपीयर टू रेज
कॉइन मुझे उठा हुआ दिखाई देगा ऑन एडिंग वाटर इन द बेसिन, जैसे उसके अंदर पानी अपन डाल देंगे तो क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है कॉइन की, जिसकी वजह से वो वर्चुअल जो हमारे द्वारा बनाई जाती है, तो वर्चुअल इमेज जो बन गई उसकी वजह से मुझे कॉइन उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर। तो ये बेटा गिव रीज़न के क्वेश्चन से ध्यान रखना, बहुत आते हैं ये। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप, जो भी पूल ऑफ वाटर है बहुत कम गहरा दिखाई देता है जो एक्चुअली होता है उससे। क्यों? क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शन लाइट जो उसके अंदर पड़ रही है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट विच टेक प्लेस व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम द पूल ऑफ वाटर, जब मैं इसको वाटर के पूल्स में डालूंगा इनटू द एयर। ठीक है, समझ गए क्यों हो रहा है रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से, क्योंकि जब अपन पास में जाते हैं विच टेक प्लेस, लाइट रे पास होती है उसमें से पूल ऑफ वाटर से, किसकी, कहाँ से, एयर से, इसकी वजह से मुझे वो पानी कम दिखाई देता है। वैन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर, जब एक बहुत मोटा ग्लास स्लैब अपन रखते हैं प्रिंटेड मैटर पे, द लेटर अपीयर रेस्ड, तो लेटर मुझे उठे हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमारे लेंसेज वगैरह होते हैं उठे हुए दिखाई देते हैं ना, छोटे का बड़ा दिखाई देता है। तो ये क्यों होते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो गया, किसकी वजह से दिखते हैं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखते हैं। अ लेमन कैप्ड इन वाटर, अगर मैं नींबू को पानी में डालूं ग्लास टम्बलर के अंदर, अपीयर टू बी बिगर, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा जो एक्चुअली होगा उससे। क्यों? क्योंकि वैन व्यूड फ्रॉम द साइड्स, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है सारा काम, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत अच्छे से बेटा यहाँ तक के पोर्शन को कर लो, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और इमेजेस वगैरह के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ध्यान से करना।